नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। इससे पहले जो भी लेक्चर लिए हैं उसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करा दिया है। उसमें कुछ कंप्लेंट रही है, जैसे कि सारा का सारा मटेरियल इंग्लिश का था और कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी। बट इस बार हमने ये समस्या हल कर दिया है। ये इस बार का लेक्चर जो रहेगा और इससे आने वाले जितने भी लेक्चर रहेंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट दिया जाएगा और बाद में आपको पीडीएफ भी दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आप इसको रिवाइज कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्लाइमेटोलॉजी जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये भी देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट होता है। यूपीएससी के 2024 के क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है यहाँ से, 23 में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये पूछते हैं 21 में, 15 में, ये 10 का है। ये तो मैंने गिनती के 4-5 क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपको पता चल जाए कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्लाइमेटोलॉजी से। अब आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर। देखो, क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ने से पहले 2 शब्दों का क्लियर कर लेना जरूरी है। सबसे पहले क्लाइमेट, दूसरा वेदर। अब बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है, वो क्लाइमेट की जगह वेदर का यूज़ कर लेते हैं, वेदर की जगह क्लाइमेट का। जैसे मैं कहूँ कि आज का क्लाइमेट खराब है, तो बताओ ये सही वाक्य है या गलत है। ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, यानी कि रोंग। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि क्लाइमेट जो है ये पर डे होने वाली घटना नहीं है, और आज का क्लाइमेट का मतलब है आज होने वाली घटना। क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, ये ओवरऑल प्रोसेस होती है, एवरेज होता है। ये ओवरऑल एवरेज होती है किसकी? 30 साल के अंदर जो भी घटनाएं होती है उस घटना के आधार पर एवरेज डिसाइड की जाती है। उस एवरेज के आधार पर हम किसी क्षेत्र या जोन को उस क्लाइमेट के नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं। जैसे कि हम बात करें इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो हम कहेंगे मानसून क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, इंडिया का। वहीं हम बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका का क्लाइमेट कैसा है, तो नेटल टाइप का हो जाएगा। चाइना का कौन सा है? चाइना टाइप हो जाएगा। उसके बाद गल्फ टाइप भी है, और भी बहुत सारे क्लाइमेट है। एग्जांपल के तौर पर इसको हम लास्ट में हमारा जो चैप्टर रहेगा उसमें क्लियर कर लेंगे। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्लाइमेट जो है वो वेदर से बिल्कुल अलग है, और वेदर का मतलब होता है पर डे होने वाली घटना। यानी कि रोज जो भी चीज़ हो रही है, सुबह गर्मी है, दिन में सर्दी हो गई, बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, या फिर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो ये एक दिन के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है ना, तो ये वेदर चेंज हो रहा है। तो इस कंटेक्स में आप कह सकते हो कि आज का वेदर खराब है, यानी कि आज का मौसम खराब है। मौसम खराब है, वेदर को बोलेंगे मौसम हिंदी में, और क्लाइमेट को बोलेंगे जलवायु। आप ये नहीं कह सकते कि आज का जलवायु खराब है। जलवायु जब शब्द आएगा तो आपको एवरेज बताना पड़ेगा। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आधार पर 30 साल यानी कि 30 ईयर डिसाइड किए हुए हैं कि 30 ईयर कम से कम होने चाहिए जब आप उस चीज़ को क्लाइमेट कह पाओगे, यानी कि 30 ईयर की एवरेज होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना। अब हम जो पढ़ने वाले क्लाइमेटोलॉजी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेट की स्टडी जब हम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर है ना। और जब हम वेदर की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटियोलॉजी। ये जो है इसको हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये पर डे की घटना हो जाती है और बहुत वास्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई हो जाती है इसमें। हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम देखेंगे कि किस कंट्री का कौन सा क्लाइमेट है और कहाँ कौन सी विंड है, यानी कि लोकल विंड कहाँ कौन सी बोली जाती है। डिटेल में क्लियर करेंगे, इसकी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, यानी कि जलवायु। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है सूर्य ताप।
ये जो सन आपको दिख रहा है, यहाँ से अर्थ पर जितनी भी रोशनी पड़ती है वो उसका जो भी प्रभाव होता है अर्थ के ऊपर उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन यानी कि ताप। फिर आ जाता प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट का मतलब होता है ये जो अर्थ है इसमें ऐसे वायु पेटियाँ है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्रेशर बेल्ट। फिर हम पढ़ेंगे विंड यानी कि पवने। फिर ह्यूमिडिटी पे आ जाएंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको हम पढ़ेंगे। क्लाउड को पढ़ेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण। एयर मासेस, एयर हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब और लो दाब, या हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब, लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब की तरफ मूव क्यों करती है, उसका क्या कारण है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाता फ्रंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फ्रंट हमारे बनते हैं अर्थ के पोल की तरफ जो 66 डिग्री होता है, जिसको हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं। इन पे जो भी बारिश होती है फ्रंट के कारण होती है। फिर साइक्लोन की बात करेंगे, चक्रवात की। मानसून को हम नहीं पढ़ने वाले, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी अर्थ में जितनी भी कंट्री है उन कंट्रियों का अपना अलग अलग क्लाइमेट है, ठीक है। उस क्लाइमेट का आधार पर हम देखेंगे उसके बनने के रीज़न क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशन है, किताबी भाषा में है। इससे पहले मैं समझा चुका हूँ क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है। क्लाइमेटोलॉजी अब देखो किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है डेट डील विद द साइंटिफिक स्टडी। यानी कि क्लाइमेटोलॉजी एक फिजिकल स्टडी की ब्रांच है, और जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं क्लाइमेट की, ठीक है, अर्थ के क्लाइमेट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। इट एग्जामाइन द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर। दोबारा देखो, इट एग्जामाइन द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस यूजुअली बेस्ड ऑन एट लीस्ट 30 ईयर ऑफ द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। यानी कि कम से कम 30 साल की एवरेज जरूर होनी चाहिए, यानी कि 1 साल से लेकर 30 साल के अंदर जो भी इन्वायरमेंटल घटनाएं हो रही है उसको आप क्लाइमेट कह सकते हो, उससे पहले नहीं कह सकते। ये किसने बोला, ये बोला है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। हिंदी मीडियम। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी की जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसमें किसी स्थान की दीर्घकालिक औसत मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है जो सामान्यतः कम से कम 30 वर्ष के मौसम संबंधित आंकड़ों पर आधारित होती है। वही वाली बात है, यानी कि जलवायु विज्ञान क्या है, जब हम भौतिक भूगोल में, मतलब सबसे पहले तो ये भौतिक भूगोल का पार्ट होता है, और ये क्या करता है, ये क्लाइमेट यानी कि जलवायु की जब हम स्टडी करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो उसको हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान। और 30 साल की एक औसत एवरेज मानी जाती है क्लाइमेट की। क्लियर है ना, आगे चले, चलो। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज होगी, अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना। देखो अब आ जाता है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या है, हम इस चीज़ को देखो, मैं समझ चाहता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि इस टैक्स को थोड़ा सा दूर कर दो, क्योंकि अगर आपको समझना है ना ध्यान से, तो ये जो टैक्स दिख रहा है ना इसे थोड़ा सा हट के समझना पड़ेगा, क्योंकि एक होती है बुक की लैंग्वेज, और जब हम अपनी पर्सनल लैंग्वेज में समझते हैं तो वो चीज़ें ईजिली समझ में आ जाती है। बट उसके बाद हमें ये टैक्स भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टैक्स के बेस पे पूछे जाएंगे, ना कि हमारी पर्सनल लैंग्वेज के बेस पे। मेरा कहने का मतलब है एक बार आप समझ लो, अंडरस्टैंडिंग के बाद आप उसको टेक्स्ट के द्वारा भी पढ़ सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ लेना। क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाएगी। यूपीएससी में ये दिया जाएगा, द एटमॉस्फेयर इज द एवलोप ऑफ द गैसेस राउंडेड द अर्थ हेल्ड बाय द प्लेस बाय द अर्थ। उसमें ये नहीं दिया जाएगा कि अर्थ के चारों तरफ ऐसी लेयर है, फलाना है, ढिकना है, ठीक है। यहाँ तक किताबी लैंग्वेज में दिया जाएगा, तो समझो कॉमन लैंग्वेज में, बट रिवीजन करो किसमें, बुक वाली लैंग्वेज में। क्लियर है ना। देखो अब एटमॉस्फेयर क्या है पहले समझते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ऐसे एनवलोप है, यानी कि आवरण, किसका, एयर का। और एयर क्या होती है, एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसको यहां समझते हैं। देखो
ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ एनवलोप यानी कि आवरण है, किसका? एयर का। एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का मिश्रण। क्लियर है ना? तो अब इसमें कौन सी गैसेस आ जाती है इसमें, ये जो आप यहाँ देख रहे हो आवरण में, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये गैस आई कहाँ से। ये अर्थ है, अर्थ के ओरिजिन के टाइम यानी कि शुरुआत के टाइम यहाँ होया वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखियों का विस्फोट। बहुत सारे ज्वालामुखी थे जब अर्थ का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ से जब लावा फ्लो करता है तो अर्थ के अंदर जो भी गैसेस होती है, यानी कि जब अर्थ का निर्माण हुआ था तो ये जितनी भी लैंडफॉर्म्स थी उसके साथ गैसेस भी थी। उसके निर्माण के बाद जब प्रक्रिया शुरू होती है इन्वायरमेंट के बनने की, ठीक है, यानी कि वातावरण के बनने की, तो उस प्रक्रिया में ज्वालामुखियों का विस्फोट होता है और विस्फोट से गैसेस बाहर निकलती है। जो भारी गैस होती है वो अर्थ के बाहर वाले एरिया में ही रह जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो हल्की गैस होती है वो उसके ऊपर लेयर बनाती है, उससे हल्की होती है वो उसके ऊपर लेयर बनाती है। इसी प्रकार ऐसी 5 लेयर बनती है, 5 लेयर्स, 5 परत। क्लियर? इन 5 परतों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। साइंटिस्टों ने इनको अलग अलग नाम दिया गया है, इनकी डेंसिटी के आधार पर और इनके टेम्परेचर के आधार पर और इनके घनत्व के आधार पर। अब कॉमन लैंग्वेज में हमने समझ लिया है, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ एक आवरण यानी कि एनवलोप है, एक परत है जो किससे बनी है? एयर से बनी है। और एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैस, यानी कि मिश्रण है किसका? गैसों का। अब इनमें गैसेस कौन सी है? ये है सारी की सारी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, उसके बाद क्रिप्टो और ये जेनोन, हाइड्रोजन। ठीक है, इनको बाद में देखेंगे, पहले अपनी कहानी पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है? कोई डाउट? चले आगे देखो। अब आ जाते हैं इस पे, किताबी वाली भाषा पे, यानी कि बुक वाली भाषा पे। द एटमोसफेयर इज द एनवलोप यानी कि आवरण है ऑफ गैस इज सराउंडेड द अर्थ हेल्ड इन द प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ जो आवरण है गैसों का, इनको हम कहते हैं एटमोसफेयर। और ये बनता कैसे है? ये बनता है वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखियों के विस्फोट से। अब इसमें कुछ चीज़ें ग्रेविटेशनल भी है और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हमें बचाती है किससे? हार्मफुल रेडियस यानी कि सोलर रेडियस से। ऊपर से जो किरणें आती है सूर्य की, वो ओजोन वाली लेयर में टकराकर उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है और हमें बचा लेती है रेडिएशन से। ठीक है, अब हिंदी मीडियम। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों का आवरण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों ओर बना रहता है। यह हानिकारक और विकर्णों से जीवन की रक्षा करता है, पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है तथा मौसम और जलवायु क्लाइमेट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? आगे चले। अब देखो, अब यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? ट्विस्ट आता है यहाँ से। ये जो दिख रहा है आपको ये एनसीईआरटी का है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? यूपीएससी का पुराना ट्रिक है, यानी कि उसकी पुरानी आदत है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को पूछना। अब पूछ लेगी, पहले तो ये टेबल को देखो। इस टेबल में क्या दिया हुआ है? ये एटमॉस्फेयर में परसेंटेज दी हुई है वॉल्यूम की, किसकी? गैस की। यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस सबसे पहले नाइट्रोजन है 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन है कितनी? 20.95%। ऑर्गन है कितनी? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ठीक है, अब स्टेट पीसीएस तो ये भी पूछ लेगा, 78.08 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें? वो इनको भी याद कर सकते हैं, ये जो पीछे पॉइंटों में चीज़ें दी हुई है। बाकी यूपीएससी का क्या है? यूपीएससी देगी यहाँ से इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में दो। अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है?
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। अब देखो सबसे पहले देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, फिर आएगी हमारी कार्बन CO2। हमें ये चार इंपॉर्टेंट याद रखनी है कार्बन तक, उसके बाद अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत से लोगों का तो दुख दर्द ये भी हो जाता है, उन्हें ये भी नहीं पता कि ऑर्गन भी है बीच में। पूछा जाता है कि बताओ भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे मेजर पाई जाने वाली गैसेस कौन सी है, बच्चे बोलेंगे सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। भाई साहब ये भूल जाते हैं ऑर्गन को। अब इनका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से गलत। अब हम क्या करेंगे, हम ऑर्गन को भूलेंगे नहीं। दोबारा देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगी नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आएगी ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन, और सबसे कम वाली बात करेंगे तो आएगी हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। देखो देखो अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब हमने जो अर्थ देखी थी उसके आस चारों तरफ जो एनवलप यानी कि आवरण था उसको हमने क्या करा, 5 लेयर में बांट दिया था। इस लेयर को ही हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। देखो डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग लेयर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, घनत्व और टेम्परेचर यानी कि तापमान के आधार पर हमने इन लेयर्स को बांट दिया था ना डायग्राम में, ठीक है। चलो भाई अब देखो हिंदी मीडियम। पृथ्वी की वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल तापमान, घनत्व तथा ऊंचाई के आधार पर 5 प्रमुख परतों में विभाजित है। प्रत्येक परत की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है तथा वह पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है ना? चले आगे। चलो बाकी तो मैं PDF दे दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा वीडियो में जब आपको मिल पाएगी। देखो हमने स्ट्रक्चर को बांटा था 5 में। पहला क्या था? ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हिंदी मीडियम ट्रोपोस्फेयर को कहते हैं सौरमंडल, ये हमारी पहली लेयर है जो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं समताप मंडल, ये हमारी दूसरी लेयर है। थर्ड हमारी मेसोस्फेयर, इसको बोलेंगे मध्यमंडल, सबसे बीच वाली। फिर आ जाती है थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल, ठीक है, क्लियर। फिर एक्सोस्फेयर सबसे बाहर वाली। अब इसकी विशेषताओं को देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो ये अर्थ, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर है? देखो भाई ये बन गई 5 लेयर, 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सबसे पहले जो लेयर है इसको बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, यहाँ लिख देते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको सौरमंडल। सेकंड वाली लेयर को बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में समताप मंडल। थर्ड लेयर हमारी आ जाती है मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। उसके बाद थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल। फिर बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। ये तो होगी 5 लेयर। अब इनकी विशेषताएं क्या है? देखो ये ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में आप जितना ऊपर जाओगे, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर घटेगा,
ठीक है, क्यों घटेगा? इसमें होती है CO2। CO2 अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होती है, जितना ऊपर जाओगे उतनी CO2 कम होती चली जाएगी। और CO2 का नेचर होता है हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। यानी कि शॉर्ट वेव जब आती है अर्थ पे, सूर्य का ताप आता है तो उसको CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हीट जो है यानी कि गर्मी वो क्रिएट होती है। तो इसी कारण अर्थ के बिल्कुल नज़दीक ज़्यादा CO2 है, जितना ऊपर जाएंगे CO2 कम होती चली जाएगी। इसी कारण जितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर जाएंगे, किसमें? ट्रोपोस्फियर में, जितनी हाइट पर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसी प्रकार हिमालय को देखोगे आप, जितना ऊपर चढ़ते चले जाओगे बर्फ़ देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें उल्टा है, इसमें जितना आप ऊपर जाओगे हाइट बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें मिलते हैं ओजोन। ओजोन क्या करेगी? ओजोन रेडियो एक्टिव जितनी भी ये जो सन की रेज होती है, यूवी रेज, इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो तो ओजोन क्या है? ओजोन यहाँ से शुरू होते हैं नीचे से, जितना ऊपर जाओगे इतनी ओजोन बढ़ती चली जाएगी। किसके? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। दोबारा देखो, यह पहली लेयर जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है सौरमंडल, इसका मतलब होता है समताप मंडल। थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, इसको बोलते हैं मध्यमंडल। फिर आ जाती है हमारी तापमंडल, थर्मोस्फेयर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 5 वाली 5th लेयर एक्सोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं वायुमंडल। क्लियर? इस वाले में जितना हम ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर गिरेगा। इसमें जितनी हाइट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मेसोस्फेयर में जब हम हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर गिरेगा, और थर्मोस्फेयर में हाइट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सोस्फेयर में हाइट बढ़ाने पर टेम्परेचर गिरेगा। यानी कि एक बार टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक बार गिर रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी, एक बार टेम्परेचर गिर रहा है, दूसरी बार बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है। ये प्रोसेस ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है हर लेयर में। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर गिरता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, मेसोस्फेयर में गिरता है, थर्मोस्फेयर में बढ़ता है, एक्सोस्फेयर में फिर गिर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया टेम्परेचर? अब आगे देखते हैं। देखो अब एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या देखा था हमने? सबसे नीचे वाली लेयर यानी कि सौरमंडल। दी ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की सबसे नीचे वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सौरमंडल। अब इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले 8 किलोमीटर पोल पर है ये, और 18 किलोमीटर ये इक्वेटर पे है। इधर देखो, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, पोल पर ये 8 किलोमीटर है, यानी कि इसकी ये जो चौड़ाई देख रहे हो ना आप, ये पोल पर 8 किलोमीटर है और ये इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है भाई साहब, ये जो आप देख रहे हो इधर, यहाँ है हाई प्रेशर और यहाँ है लो प्रेशर। अब पूछोगे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है? यहाँ जो एयर है वो सिंक होती है, ऐसे नीचे की तरफ आती है, यानी कि हवा का दबाव है उच्च दाब। यहाँ हवा का लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब। यहाँ एयर ऐसे ऊपर की तरफ उठती है। जब एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो ये वाली लेयर जो है ये अपने आप ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, और यहाँ एयर जब दबेगी तो ये इस लेयर को ऊपर उठने ही नहीं देगी, तो यहाँ लेयर छोटी हो जाएगी। ये कारण है। और दूसरा कारण क्या है? एक तो होगा इंसोलेशन का। इंसोलेशन का मतलब होता है तापन। इसमें हमने देखा हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ग्रेविटी का। यहाँ पे आप देखोगे ना, इसके कंपैरिजन में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे देखोगे आप इसके कंपैरिजन में तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसी कारण हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि इसका 18 का और 8 का। अब ये देखो, जितनी भी वेदर कंडीशन यानी कि जो भी वेदर की जो भी घटनाएं होती है, फेनोमेना होता है, क्लाउड का बनना, रेनफॉल का आना, स्ट्रोम का आना, विंड का आना, ये सब कहाँ होता है? सौर मंडल में, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर में। 75% एटमोसफेयर का जो टोटल मास है ना, वो कहाँ है? वो इसी वाले लेयर में है। उसके बाद आ जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। यह क्या होता है? देखो, नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब है ये ट्रोपोस्फियर की लेयर है, इसमें जैसे हम ऊपर उठेंगे तो ये कितना उठने पर कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? देखो, 6.5 डिग्री पर 1000 किलोमीटर पर, यानी कि ऐसे जब आप उठोगे ऊपर की तरफ तो यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक 1000 मीटर है, तो इतने में टेम्परेचर चेंज होगा कितना? 1 से 6। यहाँ लेते हैं, यहाँ 0 था, अब यहाँ आने में इस वाले पॉइंट पर आने पर ये हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट। कितना है हमारा नॉर्मल लैप्स रेट ट्रोपोस्फेयर का? ये हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते, सबसे पहले हिंदी मीडियम आप आ जाओ। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सही है ना। यह भू मध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर है और पोल पर कितनी है? 8 किलोमीटर। बताया था मैंने क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है? निम्न दाब है। यहाँ हमारा इक्वेटर पर निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर है, और यहाँ हमारा हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब है। और ग्रेविटी यानी कि जब हम बात करते ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी भी कहाँ ज़्यादा है? पोल पर ज़्यादा है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 75% संपूर्ण जल व्यास यानी कि वाटर वेपर जो भी है वो इसी वाली परत में मिलता है। किसमें? ट्रोपोस्फियर में। और नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर क्या है इसकी? 6.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जैसे आप ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे तो इतना मीटर के लिए कंप्लीट करने में इतना सेल्सियस का डिफरेंस आएगा। चलिए आगे। अब ये क्या है? वाई इज द ट्रोपोस्फेयर थिकर एट द इक्वेटर? ये हम बता चुके हैं पहले। क्यों है बताओ? सबसे पहले रीजन बताया था, हाई प्रेशर लो प्रेशर। पोल पर हाई पे था और इक्वेटर पर लो प्रेशर था, यानी कि इंसोलेशन के कारण, ठीक है। इंसोलेशन का मतलब तापन के कारण। उसके बाद एयर हीट हो रही थी इक्वेटर पर, और एयर राइज होती है इक्वेटर पर। एटमोसफियर एक्सपेंड होता है इक्वेटर पर, इस वजह से 18 किलोमीटर बन जाता है। पोल पर लेस इंसोलेशन है, कोल्ड एयर, ठंडी एयर है क्योंकि हाई प्रेशर है। उसके बाद लिटिल राइजिंग मोशन, जो राइजिंग मोशन बहुत कम होता है क्योंकि हाई प्रेशर है। एटमोसफियर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सुकड़ जाता है, ट्रोपोस्फियर थिनर हो जाता है। अब हिंदी मीडियम, भूगोल रेखा, भूमध्य रेखा अधिक सौर विकिरण यानी कि इंसोलेशन, वायु गर्म होती है। देखो, भूमध्य रेखा पर क्या होता है? इक्वेटर पर इंसोलेशन यानी कि सौर विकिरण होता है, जिससे वायु गर्म होती है और हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर का मतलब एयर ईजिली ऊपर की तरफ उठती है। और ध्रुव यानी कि पोल पर क्या था? कम सौर विकिरण यानी कि इंसोलेशन बहुत कम है। क्यों? ठंडी हवाएं है, संघनन हो रहा है, वहाँ पे नीचे की तरफ उतर रही है। ऊपर उठने की प्रक्रिया बहुत कम है। वायुमंडल संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। सौरमंडल पतला हो जाता है, कहाँ पे? पोल पर 8 किलोमीटर हो जाता है, और यहाँ कितना होता है इक्वेटर पर? 18 किलोमीटर। क्लियर है ना? अब थोड़ी मेरी हो सकता है स्पीड ज़्यादा होगी, माफ़ी चाहता हूँ। देखो, वाई डज टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर? बता चुके हैं, वही वाली बात है, पर इसके पीछे ये नहीं बताया हमने कि इसमें ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो, इक्वेटर जो है ये तो आप छोड़ो, इक्वेटर का तो हमने बता दिया। ये देखो, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर कंटेन ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज वाटर वेपर। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज और वाटर वेपर है, इनके कारण क्या होता है? जितना आप ऊपर जाओगे, हाइट बढ़ाओगे, उतना टेम्परेचर गिरेगा। यानी कि जो अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल सरफेस के लगे हुए क्या है? CO2 है। CO2 को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैस। CO2 को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। तो CO2 क्या करेगी? CO2 एब्जॉर्ब कर लेगी किसको? हीट को अपने अंदर। तो जो ऐसे शॉर्ट वेव आई थी सूरज से,
वो जब जाएगी तो वो लॉन्ग वेव बन जाएगी, यानी कि वो ट्रैप हो जाएगी हीट। अब ये अर्थ के बिल्कुल जितना पास जाओगे उतनी ज़्यादा CO2 है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा भारी होती है। इस कारण जितना ऊपर जाओगे CO2 कम होती चली जाएगी। तो इसी कारण नीचे मिलेगा ज़्यादा टेम्परेचर, ऊपर मिलेगा कम टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और जब हम ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाला हिस्से की बात करते हैं, जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रोपोपोस। इधर देखो, उसको बोलते हैं ट्रोपोपोस। अब ट्रोपोस्पोस क्या है, देखो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ये वाली लाइन है ना के बीच में, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोस, ये वाला ट्रोपोस्पोस। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है -60। मान लेते हैं यहाँ 0 है, तो ये 0 से ऊपर उठता उठता -60 तक चला जाता है, यानी कि 0 से भी नीचे। ठीक है, क्लियर है ना। अब आ जाता स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर। पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में हमने क्या देखा था, यहाँ जितनी हाइट बढ़ रही थी टेम्परेचर यहाँ घट रहा था। यहाँ जितनी हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मिलते हैं ओजोन। अब ओजोन इस वाली लेयर के पास होगी, कौन सी, ट्रोपोपोस के, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। तो इसके जब पास होगी ओजोन, यहाँ पे होगी ओजोन, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन यहाँ नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा होगी, सॉरी नीचे वाले हिस्से में कम होगी। जितना आप ऊपर जाओगे उतनी ओजोन बढ़ती चली जाएगी। इसी कारण जहाँ ज़्यादा ओजोन होगी वहाँ क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो आप नीचे से जब शुरू करोगे ऊपर की तरफ जाओगे तो ओजोन ज़्यादा होती चली जाएगी और टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर जाने पर। अब देखो इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होती है 18 से 50 किलोमीटर तक। ये हमने देखा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद ये हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है ये है कितनी, 18 से 50 किलोमीटर तक की। क्लियर है। ओजोन कंटेन करती है, बता चुका हूँ। उसके बाद कॉमर्शियल जेट जो है वो इसी वाली लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पे उड़ते हैं कॉमर्शियल जेट, जितने भी एरोप्लेन वगैरह देखते हो आप। वेरी लिटिल वेपर एंड ऑलमोस्ट नो क्लाउड। अब जितनी भी क्लाउड की घटनाएं होती है वो ट्रोपोस्फेयर में हो जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें कोई क्लाउड की घटना नहीं मिलती। इसी कारण क्लाउड से बचने के लिए ही तो जो जहाज होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, ये इस वाले लेयर में उठते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम, समताप मंडल। ठीक है। टेम्परेचर टेंड्स, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट। बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि ओजोन के कारण। ओजोन नीचे कम है, जितना ऊपर जाओगे उतनी बढ़ेगी। और ओजोन में क्या, यूवी रेज क्या करती है, यूवी रेज आगे से टकराती है और ये यूवी रेज के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि टूटता है और फिर रात को जुड़ जाता है। तो इसी प्रक्रिया के कारण जो भी हीट है वो यहाँ एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन के द्वारा, और हमें बचा लेती है ओजोन किससे, हार्मफुल रेडिएशन से। अब टेम्परेचर की बात करिए हमने, टेम्परेचर बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था हाइट बढ़ने पर। दिस इज बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, वही वाली बात है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूवी रेडिएशन रिलीज हीट, वार्मिंग ऑफ द सराउंडिंग एयर। अब हिंदी मीडियम आप आ जाओ। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर था, ऐसे यहाँ से 18 यहाँ 50। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर यह ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर है, सौर मंडल के बिल्कुल ऊपर था, बिल्कुल सही है। इसमें ओजोन परत होती है सबसे ज़्यादा 20 से 25 किलोमीटर के आसपास ओजोन होती है इसमें, बताई थी मैंने। क्या करती है वो, यूवी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अवशोषित कर लेती है। चलिए आगे। अब इसमें एक चीज़ और रह गई ना कि हाइट, स्ट्रेटोस्फेयर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। चलिए आगे देखो। अब आ जाता है मेसोस्फेयर, यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल कौन सी लेयर थी, पहली, दूसरी, तीसरी। फर्स्ट को याद थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ये क्या था, सौरमंडल, समताप, मध्य। अब आ गया हमारा मेसोस्फेयर, मध्यमंडल। इसमें क्या होगा, यहाँ क्या था, सबसे पहले टेम्परेचर गिर रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। टेम्परेचर यहाँ क्या होगा,
घटेगा। ठीक है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले देखा हमने 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक क्या है, मेसोस्फेयर। उसके बाद हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर भी क्या हो रहा था, टेम्परेचर भी बढ़ रहा था या घट रहा था, घट रहा था। टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। अब देखो एक बहुत ट्रिक वाली बात है, मेसोस्फेयर जो है ना, दोबारा देखो, ये जो मेसोस्फेयर है ना, इसके और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होती है स्ट्रेटोपोस। स्ट्रेटोपोस जो है, ये हाइट बढ़ने पर हमने क्या देखा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो स्ट्रेटोस्फेयर का ये सबसे गर्म वाला पार्ट होता है, और मेसोस्फेयर का भी। ठीक है, तो जैसे मेसोस्फेयर में एस्ट्रॉइड यानी कि उल्कापिंड एंटर करते हैं, तो जैसे भी नीचे की तरफ आते हैं तो ये बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में पहुँचते हैं जहाँ ये स्ट्रेटोपोस होती है, तो यहाँ आकर ये जल जाते हैं, कि ये सबसे गर्म लेयर मानी जाती है। अब आगे चलते हैं। हमने देखा मेसोस्फेयर में हाइट बढ़ने पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, घट रहा था। कोल्डेस्ट लेयर है ये एटमोसफेयर की, बस इसके नीचे जो लेयर है वो क्या है, वो गर्म है। टेम्परेचर नियर द मेसोस्फेयर कैन बी रीच अबाउट -90, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है -90 तक चला जाता है। अब हिंदी मीडियम वाले देख लो, ऊंचाई बढ़ने पर, या पहले तो देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। ये 50 है, ये मान लेते हैं ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर। ये थी हमारी कितनी, 18 किलोमीटर तक। उसके बाद यहाँ था 50, 50 के बाद ये यहाँ तक जो होगी, ये होगी हमारी 80 किलोमीटर तक। क्लियर है ना। उसके बाद ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, क्योंकि यहाँ ओजोन बहुत कम होती है। हमने इसमें देखा था ओजोन, ओजोन के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर यहाँ ओजोन नहीं है, इस कारण यहाँ टेम्परेचर घटेगा। ओजोन के साथ साथ और दूसरी कोई गैस भी नहीं है। ठीक है, जितना ऊपर चाहते जाएंगे उतनी गैस कम होती चली जाएगी, और गैस ही एक रीजन होती है जो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित करती है। अधिकांश उल्कापिंड यानी जो मेटेओर्स होते हैं, ये इस वाले एरिया में आते, घर्षण के कारण फ्रिक्शन से जलकर राख हो जाते हैं। अब आ जाता थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल, ये हमारी फोर्थ वाली। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 650 किलोमीटर है। दोबारा देखो, पहली हमारी 18, दूसरी हमारी 50, फिर 80 है। अब 80 से क्या, 650, ये हमारी कौन सी वाली, फोर्थ लेयर है। इसको बोलेंगे थर्मोस्फेयर। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाइट बढ़ने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, रैपिडली विद द हाइट ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाई एनर्जी। अब इसे रीज़न क्या है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, यहाँ इससे नीचे वाली में तो घट रहा था। इसका रीज़न है कि यहाँ होते हैं आयंस। देखो, कंटेन दी आयनोस्फेयर, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये दो पार्ट में बटा हुआ है थर्मोस्फेयर, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। इस आयनोस्फेयर में क्या होते हैं, इसमें होते हैं चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल इसको करते हैं ज़्यादा हीट, इसी कारण जब हम इसमें ऊपर जाते हैं तो हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब जो अरोराज होते हैं, यानी कि दक्षिण ध्रुव पे ज्योतियाँ होती है, देखो दिखाता हूँ अरोरा आपको, ये होते हैं अरोरास। ये भी हमें थर्मोस्फेयर वाली लेयर में मिलते हैं। ठीक है, नीचे वाले हिस्से में, इनोस्फेयर में। अब इन अरोरास का हम दो नाम से जानते हैं, एक होता है नॉर्थ में, दूसरा होता है साउथ में, नॉर्दर्न और साउदर्न। इनोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। इनोस्फेयर जो था थर्मोस्फेयर का नीचे वाला पार्ट, ये इनोस्फेयर था, इसमें क्या होता है, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती है। मान लेते हैं नीचे से, अर्थ से रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन किया जाता है, तो यहाँ होते हैं चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारे। इन चार्ज पार्टिकल से टकराकर वापस आ जाती है, जिससे हमें सिग्नल मिल जाता है रेडियो का। यानी कि रेडियो सिग्नल का जो यूज़ किया जाता है वो इसी वाले इनोस्फेयर में किया जाता है। मैनी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है वो छोटे लो अर्थ ऑर्बिट वाली, वो इसी में भेजी जाती है। चलिए आगे। अब आ जाता है आइनोस्फेयर रेडियो वेव।
हमने देखा था ना आयनोस्फीयर में रेडियो वेव का काम क्या था, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखो ये दिख रहा है अर्थ, ये आयनोस्फीयर, इसमें क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, यहाँ से वेव छोड़ी हमने यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आई, यानी कि सिग्नल ही है। एक बंदे यहाँ खड़ा है, उसने एक सिग्नल छोड़ा रेडियो वेव के थ्रू, वो यहाँ टकरा कर चार्ज पार्टिकल से इसके पास आ गया। तो ये कहाँ होता है, ये इनोस्फीयर में होता है। यानी कि रेडियो वेव का जो यूज़ किया जाता है वो इनोस्फीयर की मदद से किया जाता है, जिसमें होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। When low frequency, medium frequency and high frequency short waves, radio waves reach the ionosphere, these charge particle reflect, वही वाली बात है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले देख लो, समझाने की जरूरत है, पढ़ा देता हूँ फिर भी। आयन मंडल में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब निम्न आवर्ती, मध्यम आवर्ती तथा उच्च आवर्ती की रेडियो तरंगे आयन मंडल तक पहुंचती है तो ये आवेशित कण उन्हें परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं पुनः पृथ्वी की ओर, जिससे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। इसके कारण रेडियो संकेत क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल आगे भी बहुत लंबी दूरी तक पहुंच जाते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लंबवत। अब देखो ये है हमारा ग्राफ, ये हाइट का है, ये टेम्परेचर का है। अब देखो भाई साहब, ये -100 से लेकर 100 डिग्री तक टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ये 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर तक क्या था, ये था हमारा ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फियर है 80 किलोमीटर तक, फिर आ गया मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक। अब देखो हाइट बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो टेम्परेचर इसमें घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, तो टेम्परेचर एक घट गया। इस तरफ जाएंगे हम तो टेम्परेचर घटेगा, इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर घट गया, कहाँ आ गया, 100 पर आ गया। उसके बाद जब इस वाली लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में और ऊपर की तरफ चलेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टेम्परेचर इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थी, सॉरी ओजोन थी, ठीक है। ओजोन के कारण क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ने वाला ग्राफ है इधर, तो ये बढ़कर हो जाएगा इतना, कितना, 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या था, ये सबसे ठंडी लेयर थी, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर हाइट बढ़ेगी तो ऐसे, तो ये टेम्परेचर गिरेगा, गिरने का मतलब इस तरफ आएगा, ठीक है। फिर आ गई ये वाली थर्मोस्फेयर, इसमें क्या था, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, फिर टेम्परेचर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें चलती रहेगी। इसको हम बोलते हैं ग्राफ, किसका, ये है टेम्परेचर का ग्राफ, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का ग्राफ। आगे चलते हैं, अरोराज बात कर चुके हैं। ये अर्थ है, इधर देखो आपको दिखाई नहीं देगा, ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ भी सन है। सन जब अपनी एनर्जी ऐसे रिलीज़ करता है तो यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे वो बनता है, शील्ड बनती है, किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये जो सनरेज है, ये जब इससे टकराती है, टकराने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाला जो एरिया है ये बहुत नैरो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कुछ वर्टिकल हो जाती है। यहाँ क्या दिख रही है हमें, यहाँ हॉरिजॉन्टल दिख रही है, यहाँ हो गई वर्टिकल, ठीक है। इस वर्टिकल होने के कारण क्या होगा, ये वेव्स ऐसे यहाँ अंदर की तरफ घुस जाएगी, सूर्य की जो वो है तरंगे जो है, ठीक है, रेडियो एक्टिव यूवी रेस वगैरह। तो जब यहाँ अंदर की तरफ आती है तो इससे क्या होता है, इससे रंग बिरंगी ऐसे लाइट देखने को मिलती है, इनको बोलते हैं ऑरोरास। ये होता है एक साउदर्न ऑरोरास, एक होता है नॉर्दर्न, यानी कि दक्षिण होता है, एक उत्तरी होता है। ये हमारा उत्तरी है ऑरोरास, ये हमारा साउथ में है। क्लियर है। देखो अरोरा इज ए नेचुरल लाइट फेनोमेना प्रोड्यूस व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम सन इंटरेक्ट विद द गैसियस, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इससे जब इंटरेक्ट करती है सन की रोशनी तो उसमें ये कुछ ऐसा दिखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अरोरा। ओरोरा ओरोरा ओकर्स मेनली इन द इनोस्फेयर, इनोस्फेयर में दिखाई देता है। हमें इनोस्फेयर देखा था ना, ये वाला, ये इनोस्फेयर, इसमें दिखता है।
उसके बाद इट इज़ मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन द पोल रीजन, यानी कि पोल रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट सोलर पार्टिकल टूवर्ड्स द पोल। यहाँ क्या देखा था हमने कि यहाँ हमारी जो ये शील्ड थी अर्थ के चारों तरफ, ये यहाँ थोड़ी वर्टिकल हो जाती है, इस वजह से यहाँ एंटर कर जाती है रेज। पहला होता है अरोरा बोरियोलिस, यानी कि नॉर्थ में जो लाइट होती है, नॉर्थ की तरफ जो भी लाइटें दिखती है यहाँ, उसको बोलते हैं अरोरा। और जो साउथ में दिखती है इसको बोलते हैं साउदर्न, यानी कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसमें कौन सी कलर की लाइट होती है? ग्रीन एंड रेड कलर की होती है, मेनली प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीजन, यानी कि अर्थ में जो ऑक्सीजन है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करती है तो ये ब्लू एंड वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करती है बाय द नाइट्रोजन। अरोरा इज द एसोसिएटेड विद द सोलर, विंड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इनोस्फेयर गैसेज। वही वाली बात है, ठीक है, मेन चीज़ थी वो मैंने समझा दिया आपको। हिंदी मीडियम देख लो। अरोरा एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है जो सूर्य से आने वाले आवेशित कणों और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल की गैसों के बीच होने वाली परस्पर क्रिया में उत्पन्न होती है। अरोरा मुख्यतः आयन मंडल में बनता है और तापमंडल का एक भाग होता है। यह मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र या आवेशित कणों को ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, उत्तर दक्षिण। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ ये वर्टिकल है, यहाँ ये हॉरिजेंटल है, यानी कि एक जगह लंबवत है, एक जगह ऊर्ध्वाधर है। यहाँ ऊर्ध्वाधर है, यहाँ लंबवत है। लंबवत का मतलब ये डायरेक्ट ऐसी सीधी है यहाँ से, तो यहाँ ईजिली ऐसे सन की जो रेडिएशन है वो ईजिली घुस जाती है, तो यहाँ बनता है अरोरास, ओरोरास, ठीक है। अब प्रीलिम्स में फैक्ट कैसे पूछा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में से ओरोरा बोरोलिस, ये इंपॉर्टेंट शब्द देखो, ओरोरा बोरोलिस का नॉर्थ में, उसके बाद ओरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ है? साउथ में। अब ये मुख्यतः 100 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। ये डायग्राम में जो मैं बता चुका हूँ, देखो ये सन है, ये अर्थ है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये यहाँ पे वर्टिकल है, यानी कि ऐसे, यहाँ भी वर्टिकल है, तो सन यहाँ तो शील्ड को पार नहीं कर पाएगा इक्वेटर पर, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ से इसके साथ साथ अंदर की तरफ घुसेगी, तो यहाँ जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, यानी कि एटमॉस्फेयर में गैसेस से रिएक्ट करेगी, तो ये अलग अलग कलर की बन जाएगी, उसको बोलेंगे अरोरास, ठीक है। अब आ जाता है हीट बजट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी की क्लास हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, और आपको इसमें कोई कमी लगे तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।